ज्योग्राफी क्लास 9 न्यू मॉडल एक्टिविटी टास्क जुलाई 2021 को हम लोग देख रहे हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक है इंग्लिश वर्जन, दूसरा है हिंदी वर्जन। वेबसाइट पर इंग्लिश वर्जन और बांग्ला वर्जन ही अवेलेबल है, किंतु इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी आपके लिए हिंदी में रूपांतरित किया हुआ क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन लेकर आया है। तो चलिए बिन समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। मतलब आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चंस है, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, उन सब के साथ में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको चुनकर सही उत्तर जो है उसको बताना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है उसमें दिया गया है सौर मंडल के बाहरी ग्रहों में जो विशेषता नहीं पाई जाती है वह है वे बड़े हैं। बी नंबर देखिए उनकी एक विशिष्ट कक्षा होती है, वे ठोस चट्टानों से बने होते हैं। उसके बाद क्या है, वे सूर्य से बहुत दूर परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये सब ऑप्शन दिया गया है। तो सही उत्तर क्या है इसमें ध्यान से देखकर बताइए कि सही उत्तर क्या है। तो सही ऑप्शन इसमें है सी। यह जरूरी नहीं है कि वो चट्टाने से बने हों ही, बाकी सब विशेषताएं होना ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, 1.2 को। इसमें दिया गया सूर्य की स्पष्ट उत्तरी गति की सीमा कौन सा है, मतलब लिमिट ऑफ अपरेंट नॉर्दर्न मूवमेंट ऑफ सन। सन जो अर्थ है, अर्थ के एकदम पर उत्तर की ओर कितना कहाँ तक पहुँचता है। तो अगर दक्षिण को बोले तो आप मकर रेखा बोलिएगा, अगर उत्तर की ओर बोले तो उत्तर में कर्क रेखा होता है, इसलिए सही ऑप्शन होगा कर्क रेखा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 जुलाई 2021 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन को। अब 1.3 को देखिए, इसमें दिया गया है एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन का एक उदाहरण बताना है। सनलाइट सूरज की रोशनी, नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस, स्किल कौशल, जियोथर्मल एनर्जी भूतापीय ऊर्जा। तो सही ऑप्शन है सी कौशल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, इसमें आपको सही गलत बताना है कि सही कौन सा है गलत कौन सा है। तो देखिए सही है उसके लिए टी लिखना है, और जो गलत है उसके लिए या असत्य है उसके लिए एफ लिखना है। पहला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण अधिकतम होता है, सही है या गलत। तो यह गलत है, फॉल्स है, तो आप एफ लिखिएगा। कोरियालिस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें बाईं ओर विक्षेपित होती हैं। देखिए यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध दिया गया, इस चीज को समझिए। तो बाईं ओर तो होगा नहीं, दाईं ओर होता तो सही होता, तो इसलिए यह भी फॉल्स हो गया। आपको याद करके रखना है जो व्यापारिक हवाएं हैं वे उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध दोनों में ही हैं। और कोरियालिस बल जो है वो आप जानते हैं कि पृथ्वी पर प्रवाहित होने वाली वायु कोरियालिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़कर प्रभावित होती है। ठीक है, और यह प्रभाव विषुवत रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। तो ये सब फैक्ट्स आपको याद रखना होगा, क्योंकि अगर आप स्टडी करते हैं तो कोरियालिस बल के बारे में पूरा डिटेल्स में जानना पड़ेगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर विक्षेपित होता है। नेक्स्ट देखिएगा 2.3 को, इसमें बोला गया है ज्वारीय ऊर्जा मतलब टाइडल एनर्जी। यह क्या है, टाइडल एनर्जी है। टाइडल एनर्जी क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है या अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो यह क्या है, सही है, ट्रू है। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह दिया गया है उन कंडीशंस का उल्लेख करना है, उन स्थितियों का, उन परिस्थितियों का उल्लेख करना है जिनके द्वारा एक न्यूट्रल सब्सटेंस मतलब एक उदासीन पदार्थ जो होगा, यह देखिए क्या होगा, संसाधन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो पहले
आप जब लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा बना के बताया हूँ ताकि आपको कंप्लीट आंसर मिले, किंतु एग्जाम में आप इतना लिखिएगा यह जरूरी नहीं है। यह वाला जो हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं लिखिएगा एग्जाम में। आप हो सकता है मॉडल एक्टिविटी टास्क में अगर आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्योंकि संसाधन क्या है इसको बताना जरूरी है। तो संसाधन वह प्राकृतिक और मानवीय संपदा है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। कोई भी वस्तु तब तक संसाधन नहीं मानी जा सकती जब तक उसमें मनुष्य की आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता नहीं हो। इस चीज को आप समझ लीजिए, संसाधन जो होगा वह कैसा होना चाहिए उस चीज को यहाँ पे बता दिया गया है। अब देखिए जो कंडीशंस होगा, एक उदासीन सामग्री या फिर पदार्थ या वस्तु है, एक संसाधन के रूप में या रिसोर्स के रूप में बनने के लिए क्या शर्त है, उसके लिए क्या कंडीशंस है, क्या स्थिति है। तो पहला यहाँ पे देखिए, वस्तु की उपयोगिता या कमी को भुनाने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब यह उपयोगिता और कमी तो भुनाने की क्षमता होनी ही चाहिए। दूसरा देखिए, वस्तु का रूपांतरण अधिक मूल्यवान वस्तु के रूप में किया जा सके, यह भी ध्यान में होना चाहिए कि अगर नहीं होगा तब नहीं चलेगा। तीसरा पॉइंट देखिएगा, जो लोग उदासीन वस्तुओं का उपयोग करना चाहते हैं उनके पास पर्याप्त वैज्ञानिक क्षमता, तकनीकी कुशलता होनी चाहिए जिसकी सहायता से संसाधन का दोहन हो सके। ठीक है, यह 3 शर्त आप लिख लिए। उसका चौथा शर्त और 5वां शर्त देखिए जिसको जानना आपको जरूरी है, संसाधनों की सार्वभौमिक मांग होगी। ऐसा नहीं कि बस आपके पास उदासीन वस्तु है उसको आप यूज करने के लिए बना दिए हैं और उसकी मांग ही नहीं हो तो वह नहीं चलेगा। ठीक है, उसको अगर संसाधन में आप परिवर्तित कर रहे हैं तो उसकी मांग भी होनी जरूरी है। 5वां पॉइंट देखिए, किसी देश के लोगों में संसाधनों को स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। यह भी होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए आप उस उदासीन पदार्थ को संसाधन के रूप में, रिसोर्स के रूप में आप तैयार कर रहे हैं, तो अगर देश के लोग हैं उनको इस चीज़ को स्वीकार करने की क्षमता नहीं है तो वह यूजलेस हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स हैं। आप इस क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 पॉइंट्स लिख लीजिएगा, यही इसका प्रॉपर आंसर होगा। ऊपर का जो है, जो मैंने परिभाषा दिया है, परिभाषा बताया है आपको, इसको आप पहले ही मैंने बोल दिया है कि इस चीज़ को आप नहीं लिखिएगा, लिखने से बड़ा हो जाएगा, किंतु आपको समझना जरूरी है। अगर लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर में यह काटा नहीं जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.2, यह भी थोड़ा सा बड़ा बनाया गया है ताकि आपको सही से पूरी चीज समझ में आ जाए बोलकर। यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है इसको आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, किंतु लिखते हैं तो आपका कंप्लीट आंसर होगा। देखिए, पृथ्वी बहुत तेज चलती है तो आपको भी मालूम है, मतलब घूमती है। ठीक है, रोटेशन करती है। यह लगभग 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, देखिए, ठीक है, घूमती है या चक्कर लगाती है या फिर घूर्णन करती है, और लगभग देखिए यहाँ पर इतने किलोमीटर प्रति घंटे की दर से सूर्य की परिक्रमा करती है। तो यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, फिर भी हम लोग इसके घूर्णन का अनुभव नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, ध्यान से देखिए। हमारे आसपास के पौधे, घर, खेत, घाट सभी हमारे साथ घूम रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं लगता है, हम नहीं पता चलता है कि प्रकृति में इन सभी चीज़ों का सापेक्ष स्थिति हमारे साथ है, बनी हुई रहती है, ये बदलती नहीं है। तो पृथ्वी भी मूव कर रही है, साथ में उसका वायुमंडल भी, और उसके साथ में जो भी वस्तु है उसके साथ में सभी कोई गति कर रहे हैं, इसलिए आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ गति हो रही है। देखिए, हमारे पृथ्वी की गति का कोई अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि ये गति स्थिर है, कांस्टेंट है। यह गति जो है, रोटेशन जो है एकदम स्थिर है, और हम पृथ्वी, सागरों और वायुमंडल सहित एक स्थिर गति से पृथ्वी के साथ घूम रहे हैं। यही कारण है, गति जो है एकदम स्थिर है, और सभी कुछ, पृथ्वी, हम, पृथ्वी के महासागर, पृथ्वी का वायुमंडल एक स्थिर गति से सब कुछ साथ साथ घूम रहे हैं। फलस्वरूप क्या होता है, पृथ्वी की घूर्णन और कक्षीय गति समान रहती है, इसीलिए हमें कोई त्वरण या मंदन महसूस नहीं होता। यदि
देखिए, आप गति को तभी महसूस कर सकते हैं जब आपकी गति में कोई परिवर्तन हो। तो यहाँ पे तो गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। पृथ्वी जिस गति से घूम रही है, आप भी घूम रहे हैं, इसलिए कुछ आभास नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप समझने के लिए देख लीजिए, यदि आप एक ऐसे कार में हैं जो चिकनी सतह पर स्थिर गति से चल रही है, तो आपको अधिक गति का अनुभव नहीं होगा। हालाँकि जब कार तेज़ होती है या जब ब्रेक लगाते हैं, तब आपको महसूस होती है यह चीज़। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। सेम यही स्थिति किसमें होता है? पृथ्वी जब घूम रही है तब होता है। इसी तरह से अगर कंसीडर कर लीजिए आप पृथ्वी कभी रुक गई, तो क्या होगा? हम लोग जो भी हैं ऊपर में, इतने स्पीड से, इतनी गति से बाहर की ओर फेंके जाएँगे कि हम लोग फिर इधर नहीं आ सकते हैं। यहाँ से शुरू कीजिएगा लिखना, ऊपर वाला पैराग्राफ आप छोड़ सकते हैं, यहाँ से शुरू कीजिएगा हम से, और यहाँ तक आप लिख जाइएगा पूरा सारा पॉइंट। इसमें 2 ही पॉइंट सही है एकदम, जो इसको हम लोग को कंसीडर करना है। एक स्थिर रहता है इसकी गति, और दूसरा आप देख लीजिए हम लोग मंदन इन सब के कारण से महसूस नहीं कर पाते हैं। यही 2 पॉइंट है जिसको आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बहुत ही विस्तृत वाला क्वेश्चन है। पृथ्वी के गोल आकार का प्रमाण निम्न डायग्राम या फिर पॉइंट्स के ऊपर में आपको बताना है। एक हॉरिजन्स हो गया क्षितिज के ऊपर में, और दूसरा होगा पोलरीज के ऊपर में, ध्रुव तारा के ऊपर में आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग 1 बाय 1 बताते हैं। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि दूसरे को भी पता चलेगा कि इसकी स्टडी पॉइंट क्वालिटी मटेरियल के साथ में आपको जानकारी देता है। देखिए इसका आंसर इस तरह से आप लिखिएगा, सारा का सारा ही लिखना है क्योंकि इसमें चॉइस नहीं करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें देखिए। 20वीं शताब्दी में अंतरिक्ष अनुसंधान में पृथ्वी के गोलाकार आकार के प्रमाण मिले हैं। यह चीज़ हम लोग जानते हैं, 20वीं शताब्दी में ही पता चला है। प्राचीन काल से ही पृथ्वी के गोलाकार आकार के पक्ष में पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। अरस्तु, एराटोस्थेनीज, स्ट्रेबो, टॉलेमी जैसे वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से पृथ्वी के गोलाकार आकार को सिद्ध किया। पृथ्वी की गोलाकार आकृति के प्रमाण इस प्रकार हैं। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2 पॉइंट हम लोग को लिखना है। ठीक है, तो यह जस्ट बैकग्राउंड है, उसके बाद में हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं एक्स्ट्रा नहीं लिखूंगा, तो आप ऊपर वाला यहाँ से लेकर इसको आप छोड़ सकते हैं, किंतु मैं चाहूँगा आप लिखिए ताकि आपका स्टैंडर्ड आंसर बना रहे। देखिए दूरबीनों ने दिखाया है कि सौरमंडल के सभी ग्रह गोल हैं। ठीक है, टेलीस्कोप जो होता है उससे, पृथ्वी भी एक ग्रह है, इसलिए पृथ्वी के आकार का गोल होना सामान्य बात है ना, कोई नई बात तो है नहीं। तो देखिए हम लोग अभी पॉइंट नंबर 1 देखते हैं, जिससे हम लोग बताएंगे कि पृथ्वी किस तरह से गोल है, या फिर जियोड जो ये है पृथ्वी की जो संरचना है या रचना है, जिसको हम लोग जियोड बोलते हैं। इस चीज़ को आप जान के रखिएगा, मतलब संतरे की तरह ऊपर से और नीचे से चपटा। ठीक है, देखिए तो सबसे पहला क्षितिज की परिधि, क्षितिज जो पॉइंट दिया गया है हॉरिजन, समुद्र के किनारे या खाली जगह में खड़े होकर चारों ओर देखने पर ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी एक वृत्त में विलीन हो गए हैं। ठीक है, इसी चक्र को क्षितिज कहा जाता है, हॉरिजन कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी गोल है, जितनी ऊंचाई होगी उतनी ही क्षितिज होगा। ये देखिए डायग्राम आप बना लीजिएगा, बहुत जरूरी है दोनों को दिखाते हुए। देखिए इस तरह से देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए यह विलीन हो गया, ये सामने की ओर आ रहा है, तो आप कैसे देख रहे हैं, इधर से अगर इधर जा रहा है तो देखिए यहाँ पे गायब हो गया। उसी तरह से ऊपर से देखिए इस तरह से किस तरह से तैयार हो रहा है क्षितिज। तो ये सारे पॉइंट्स आपको दिखाना है, डायग्राम भी बनाना है। देखिए अब ध्रुवीय तारों के ऊपर में, ध्रुवीय तारा, ठीक है, तारों नहीं, ध्रुवीय तारा लिखेंगे यहाँ पे। पोलरीज की स्थिति के अनुसार ध्रुव तारे उत्तरी ध्रुव के ठीक सिरे के ठीक ऊपर होते हैं। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ा जाता है, मतलब आप मूव करेंगे तो कोणिक मान कम होने लगता है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर ध्रुव तारे को क्षितिज
देखा जाता है। अतः भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर चलने पर ध्रुव तारे की ऊंचाई बढ़ती जाती है। इतना तक लिख लीजिए, यह भी पॉइंट लिखिएगा। हम लोग यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि अगर फ्लैट होता तब ना ऐसा कुछ होता। तो अगर पृथ्वी समतल होती, फ्लैट होती, तो ध्रुवीय तारे जो हैं, पोलर स्टार्स हैं, पोलरीज जो हैं, पृथ्वी की सतह पर कहीं से भी समान कोणिक दूरी पर होते हैं। ये देखिए समान कोणिक, लेकिन पृथ्वी गोल है, इस कारण से ध्रुव तारों की क्षितिज सतह पर अलग अलग दिशाओं पर या में अलग अलग कोणों पर देखा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिणी क्रॉस इसी तरह की स्थिति में देखी जाती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का यह वीडियो। आप देखते रहिए इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के बाकी वीडियोस को भी। सारे मॉडल एक्टिविटी टास्क के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस उपलब्ध हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी पर। आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बताइए, और हमेशा कोशिश कीजिए प्लेलिस्ट की मदद से ही स्टडीज़ करें, क्योंकि प्लेलिस्ट ही आपको सही तरह से सारे वीडियोस को एक जगह दिखाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।